द हिंदू में भी ये न्यूज आया था। गवर्नमेंट डिस्कस्ड ओवर प्राइवेटाइजेशन ऑफ सम पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट्स मोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स मर्जर्स ऑन कार्ड्स। गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक 4 मेगा मर्जर्स राउंड लिए गए हैं। 4 बहुत ही बड़े मर्जर्स के राउंड हमने देखे बैंकों के। बैंकों का विलय किया गया। मर्जर का मतलब क्या होता है? विलय। बड़े बड़े बैंकों का विलय किया गया। तो इस पर कहा गया है कि सरकार, आत्मनिर्भर भारत में भी सरकार ने कहा कि कुछ और बैंकों को प्राइवेटाइज भी किया जा सकता है। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अभी तक सरकार ने कहा है कि यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, दे हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी कंसोलिडेशन। उनका कंसोलिडेशन अभी तक नहीं किया गया है। तो इस सीरीज में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि व्हाट इज मर्जर, व्हाट इज कंसोलिडेशन और व्हाट इज एक्विजिशन। मर्जर, कंसोलिडेशन, एक्विजिशन, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इन सारे टर्म्स से मैं आपको अवगत कराऊंगी। आत्मनिर्भर भारत में भी सरकार ने कहा कि गवर्नमेंट विल कम विद अ लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक सेक्टर। सरकार जो है वो सामरिक महत्व के क्षेत्रों की लिस्ट के साथ आएगी। सामरिक महत्व के क्षेत्र, स्ट्रैटेजिक सेक्टर जिसको हम कहते हैं, वो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं। तो गवर्नमेंट वो लिस्ट जारी करेगी। और इन ईच स्ट्रैटेजिक सेक्टर नॉट मोर देन 4 स्टेट ओन्ड कंपनीज। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि प्राइवेटाइज करने के बाद सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स बचेंगे, लेकिन अभी उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड ये काफी न्यूज जो है काफी चर्चा में रही थी कि अगर बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा तो नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी। इस तरीके के कई कंफ्यूजन्स क्रिएट हुए थे। तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड वो सारी चीजें बताऊंगी। कितनी बार बैंक का मर्जर हुआ है, कितने राउंड तक बैंक का मर्जर हुआ है, अभी कितने प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मर्जर किसे कहते हैं, एक्विजिशन किसे कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, इन सभी चीजों पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कमिटीज ऑन मर्जर ऑफ बैंक। 2 मुख्य कमिटी थी जिन्होंने बैंकों के विलय पर अपनी रिकमेंडेशन दी थी। बैंकों के विलय पर 2 मुख्य कमिटी थी, जिसमें जो सबसे प्रमुख कमिटी थी नरसिम्हन कमिटी, जिन्होंने कहा था कि 3 बड़े बैंक्स होने चाहिए, 8 से 10 नेशनल बैंक्स होने चाहिए और कुछ रीजनल एंड लोकल बैंक्स होने चाहिए। इसके बाद एक और कमिटी थी, श्री पीजे नायक कमिटी 2014 की। इनका भी कहना था या तो विलय कर दीजिए बैंकों को, या फिर उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए, या उनका निजीकरण कर दीजिए। इन दोनों में से कोई भी एक क्रिया अपना सकते हैं, या तो विलय कर दें या तो प्राइवेटाइज कर दें। और इनका ये जो कहना था उसके पीछे कारण था, उन्होंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनमें गैर निष्पादित परिसंपत्तियां ज्यादा होती जा रही हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, जिसका अर्थ होता है कि अगर किसी बैंक ने कुछ लोन किसी को उधार दिया है, बैंक ने किसी को भी उधार दिया है और वो उधार बैंक को चुकता नहीं होता है, तो वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने के बाद बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पर वो नुकसान पहुंचाता है। तो पीजे नायक कमेटी का कहना था इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, या तो बैंकों का विलय कर दें या तो उनका निजीकरण कर दें। अभी तक देखो स्टूडेंट, अब हम मर्जर पर बात करेंगे। अभी तक कितने बड़े बड़े विलय किए गए हैं, और बैंकों की जो कुल पब्लिक सेक्टर बैंक घट कर करके अभी 12 रह गए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक की हम जर्नी देखें, 27 बैंक से घट के अभी 12 रह गए हैं पब्लिक सेक्टर के। तो 4 बहुत बड़े राउंड हुए विलय के। पहला राउंड था 2017 में एसबीआई का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 बड़े बैंकों का विलय किया गया था। उन 6 बैंकों का नाम था, पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, दूसरा बैंक था महिला बैंक। महिला बैंक फाइनेंशियल इंक्लूजन को ध्यान देते हुए बनाया गया था 2017 में, लेकिन ये चल नहीं पाया तो इसको मर्ज कर दिया गया। तीसरा बैंक जो मर्ज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर।
फोर्थ बैंक जो मर्ज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। फिफ्थ बैंक जिसको मर्ज किया गया, स्टेट बैंक हैदराबाद। और सिक्स्थ बैंक जिसको मर्ज किया गया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला को मर्ज किया गया पहला, दूसरा महिला बैंक को मर्ज किया गया, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, फोर्थ स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, फिफ्थ हो गया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद एंड सिक्स्थ हो गया स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। तो ये छह बड़े बैंकों का विलय किया गया एसबीआई में 2017 में, और ये इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट मेगा राउंड था विलय का। ठीक है, इसमें से जो सबसे प्रमुख विलय माना गया वो महिला बैंक का माना गया, क्योंकि इसको बनाया गया था 2017 में और ये सोच के बनाया गया था कि ये फिनेंशियल इंक्लूजन में काफी हेल्प करेगा, लेकिन इसकी असफलता को देखते हुए इसे विलय करना पड़ा। इसके बाद जो सेकेंड राउंड था, बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। सेकेंड राउंड जो बैंकों के विलय का था, बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंकों का विलय किया गया। एक बैंक था विजया बैंक और दूसरा बैंक था देना बैंक। ये विलय किया गया था अप्रैल 2019 में और ये विलय 2017 का, तो ये सेकेंड राउंड माना जाता है। थर्ड राउंड जो विलय का था दैट वाज अगस्त 2019, जबकि 18 पब्लिक सेक्टर बैंक से घट करके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक बच गए। तो इस विलय में जो पहला विलय था, पंजाब नेशनल बैंक में जोड़ा गया था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। दूसरा जो विलय था केनरा बैंक में विलय किया गया था सिंडिकेट बैंक का। तीसरा जो विलय था वो था यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाया गया था आंध्रा बैंक और इसके साथ साथ कॉरपोरेशन बैंक। और जो फोर्थ विलय था वो था इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक में मर्ज किया गया था इलाहाबाद बैंक को। तो इस मर्ज के बाद अगस्त 2019 के इस विलय के बाद 18 पब्लिक सेक्टर बैंक से घट करके इनकी संख्या, टोटल संख्या 12 रह गई थी। और 12 में भी स्टूडेंट में एक स्लाइड में और आपको जोड़ करके बता दूं, 18 में से जो 6 बैंक थे, मैं एक और स्लाइड जोड़ करके इसमें आप लोगों के लिए एक और सूचना दे दूं ताकि और भी क्लैरिटी हो जाए आपको। इनमें से जो टोटल 12 बैंक थे, 12 बैंकों में से स्टूडेंट 6 मर्ज बैंक थे। 12 में से 6 बैंक जो थे वो मर्ज थे और 6 जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। मर्ज बैंक की सूची, जो विलय वाले बैंक थे, जो 6 विलय वाले बैंक थे, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक, चौथा केनरा बैंक, पांचवा यूबीआई और सिक्स्थ था हमारा इंडियन बैंक, जिन्होंने विलय को देखा, इंडियन बैंक। और जो इंडिपेंडेंट थे, 6 बैंक जो इंडिपेंडेंट रहे, उनमें से पहला है इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, दूसरा है यूको बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फोर्थ हो गया आपका पंजाब एंड सिंध बैंक, फिफ्थ हो गया आपका बैंक ऑफ इंडिया और सिक्स्थ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे इंडिपेंडेंट बैंक हैं। तो 12 में से 6 इंडिपेंडेंट और 6 मर्ज्ड।
ठीक है। इसके बाद का जो राउंड देखा गया वो था अप्रैल 2020 का राउंड। अप्रैल 2020 का जो राउंड था ये फोर्थ राउंड था। फोर्थ राउंड था किसका? विलय का। इस राउंड में स्टूडेंट ये जो पहला विलय हुआ, पंजाब नेशनल बैंक जिसको हम कहते हैं सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इसमें किसको जोड़ा गया? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को, राइट। और उसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई, इन दोनों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। दूसरा सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक के साथ किसका विलय किया गया? केनरा बैंक का। और तीसरा जो है इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक में विलय किया गया इंडियन बैंक का। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें विलय किया गया आंध्रा बैंक। और आंध्रा बैंक के साथ साथ कॉरपोरेशन बैंक। तो इसमें स्टूडेंट एक छोटी सी कंफ्यूजन जो सभी को होती है, इसमें न्यूज निकाला गया था कि 10 बैंकों को मिला के 4 बनाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सिर्फ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अभी भी वर्तमान में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिसमें से 6 मर्ज बैंक हैं और 6 इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन इस वक्त इन 10 बैंकों को मिलाकर के ये 4 हुए, और ये जो मिलाया गया, इन सभी की गिनती मिलाकर के अगर आप देखो तो 10 हैं। इन 10 को जोड़ करके ये 4 बड़े बैंक बनाए गए। तो अभी इनको मिला करके टोटल 12 बैंक हैं। तो ये कंफ्यूजन में नहीं आना है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम अभी कितने बड़े बैंक हैं। तो देखो, इस विलय के बाद 7 हमारे पास लार्ज बैंक की सूची है, 7 हमारे पास लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात मैं कर रही हूँ। और 5 हमारे पास स्मॉल बैंक्स हैं। ठीक है, तो 7 और 5 12 हो गया। 7 हमारे पास लार्ज बैंक और 5 हमारे पास स्मॉल बैंक हो गए। अक्टूबर 2020 में भी एक न्यूज आई थी स्टूडेंट कि 6 बैंकों को, ये न्यूज से भी काफी कंफ्यूजन लोगों को ही, कि 6 बैंकों को आरबीआई के सेकंड शेड्यूल से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई का जो सेकंड शेड्यूल होता है वो क्यों जरूरी है? सेकंड शेड्यूल में जितने बैंक होते हैं वो अनुसूचित कहलाते हैं, और जो भी अनुसूचित बैंक होते हैं उनको आरबीआई के सारे नियम कानून मानने होते हैं। तो 6 बैंक जिनको आरबीआई के सेकंड शेड्यूल से 1 अक्टूबर 2020 को बाहर किया गया था, वो कोई अलग से बैंक नहीं थे, बल्कि वो बैंक थे जिनको विलय कर दिया गया था। इनमें पहला नाम था सिंडिकेट बैंक, जिसका विलय किया गया था। सिंडिकेट बैंक के साथ साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इसका भी विलय किया गया था। तीसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, फोर्थ आंध्रा बैंक, फिफ्थ कॉरपोरेशन बैंक और सिक्स्थ इलाहाबाद बैंक। तो अगर आपको सवाल आता है कि भाई किस 6 बैंक को आरबीआई के शेड्यूल से बाहर किया गया और क्यों किया गया, तो इसका एक सिंपल सा कारण है, इनका विलय कर दिया गया था, इसलिए आरबीआई ने अपने शेड्यूल से इनको अक्टूबर में बाहर कर दिया गया। क्योंकि अब अलग से आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में अलग से बने रहने का कोई कारण नहीं है। तो इनके विलय के बाद भी वर्तमान में भी हमारे पास 12 बैंक्स हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की सूची हमारे पास है, जिसमें से 7 बड़े बैंक हैं और 5 छोटे बैंक हैं। ठीक है, तो अभी बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो, मैं आपको बताऊं मर्जर किसे कहते हैं या विलय किसे कहते हैं, क्योंकि अगर कोई न्यूज होती है तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो मर्जर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज टू अ सिंगल वन। 2 कंपनी को मिला करके अगर हम एक कंपनी बनाते हैं तो उसको हम विलय कहते हैं। 2 कंपनी या 2 संस्थाओं को जोड़ देते हैं। वन सर्वाइव्स एंड द अदर लॉसेस देयर एग्जिस्टेंस। एक जो है रहता है और दूसरा अपना अस्तित्व खो देता है। तो विलय जो है वो 2 प्रकार का होता है स्टूडेंट। एक होता है मर्जर बाय अब्जॉर्प्शन। ये क्या है मर्जर बाय अब्जॉर्प्शन? मान लो कि ये कंपनी ए है, ठीक है, ये एक बड़ी कंपनी है और दूसरी कंपनी है बी। ठीक है, अब इस कंपनी ने और इस कंपनी ने बात किया कि हमें विलय कर देना चाहिए। इन दोनों ने बात की कि हमें विलय कर देना चाहिए। तो उसके बाद एक कंपनी बनेगी ए और जो दूसरी कंपनी है बी, वो उसको अपने अंदर समाहित कर लेगी।
तो इसको हम कहते हैं अवशोषित कर लेना या अब्जॉर्ब कर लेना, जिसको हमारे यहाँ अमलगमेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नई कंपनी नहीं बनती है, एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, तो इसको हम कहते हैं मर्जर बाय ऑब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है मर्जर बाय कंसोलिडेशन। मर्जर बाय कंसोलिडेशन का मतलब होता है, मान लो एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी, दोनों कंपनी जो है वो जब विलय करते हैं तो एक कंपनी जो है और दूसरी कंपनी जो है वो दोनों एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं और एक तीसरी कंपनी बनती है जिसको हम कहते हैं ए बी। मतलब ये दोनों कंसोलिडेट हो गए। व्हेन बोथ कंपनीज सीज टू एग्जिस्ट, इसको हम कह सकते हैं व्हेन बोथ कंपनी सीज टू एग्जिस्ट, जब दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, एक नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन, जिसमें एक नई कंपनी बनती है, अ न्यू क्रिएशन। हमने मर्जर बाय अब्जॉर्प्शन में क्या देखा, कोई नई कंपनी नहीं बन रही थी, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अपने में समाहित कर लिया। तो हमारे यहाँ अभी जो बैंकों का विलय हो रहा है उसको हम कहेंगे मर्जर बाय अब्जॉर्प्शन। अगर मर्जर बाय कंसोलिडेशन होता तो दो बैंक जहां मिल रहे थे, मान लो कि मैं इसमें उदाहरण देती हूँ, जो हमारे इंडिया में अभी बैंकों का विलय चल रहा है ये किस तरीके से हो रहा है। मान लो ये मैं कहूँ कि ये SBI बैंक है और ये महिला बैंक है, ठीक है। महिला बैंक का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, महिला बैंक का विलय हो गया SBI में, तो यहाँ पर जो बैंक है वो SBI ही रहेगा और महिला बैंक इसमें समाहित हो गई। दूसरा हम यहाँ पे उदाहरण देते हैं, मान लो कि दो बैंक है X और Y, कोई भी नाम आप रख लो, तो जब कंसोलिडेशन होता है तो दोनों का नाम हट जाता है और यहाँ एक नई कंपनी बन जाएगी Z, जिसका कोई और ही नाम होगा। तो when both companies cease to exist and a new company is formed, this is called merger by consolidation. एक तीसरा वर्ड होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या है, एक्ट ऑफ एक्वायरिंग कंट्रोल इन अदर एंटिटी। अगर एक कंपनी है जिसमें कोई मालिक है और दूसरी कंपनी है जिसका कोई और मालिक है, मान लो मैं इसमें किसकी बात करूं, मैं इसमें बात कर लेती हूँ टाटा की और मैं इसमें बात कर लेती हूँ TCS की, ठीक है। टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखो अगर इन दोनों में अगर लेन देन होता है और एक्विजिशन की बात होती है तो टाटा जो है उसने TCS को का एक्विजिशन कर लिया। मतलब कि इनकी जो शेयर होल्डिंग है ये 25% तक रह जाएगी, कितनी भी रह सकती है, मैं वो कैसे डिसाइड करते हैं मैं बताती हूँ। TCS है और ये टाटा, तो टाटा का जो स्टेक है 75%, मतलब इसने TCS को एक्विजिशन कहेंगे इसको, उसने उसका मालिकाना हक ले लिया और इसमें कोई नई कंपनी नहीं बनी, लेकिन टाटा ने TCS का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले लिया, तो इसको हम कहते हैं एक्विजिशन। और ये जो कंट्रोल लिया जाता है, ये जो मालिकाना हक लिया जाता है, ये कंट्रोल 51% से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे एक्विजिशन। जिस तरीके से हम प्राइवेटाइजेशन में बात करते हैं कि जब तक 51% से ऊपर नहीं होता है तब तक हम ऐसा नहीं कहते हैं कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया। 51% तक अगर TCS अगर 50% तक शेयर अपने पास रखता तो उसकी ओनरशिप टाटा के पास नहीं जाती, ओनरशिप मतलब कंट्रोल टाटा के हाथ में नहीं जाता, लेकिन 51% से ज्यादा शेयर इसने ले लिए, इसका मतलब है कि अब इस कंपनी पर किसका कंट्रोल होगा, टाटा कंपनी का कंट्रोल होगा। तो दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। बेनिफिट ऑफ मर्जर, विलय से फायदा क्या होता है, तो सबसे पहला फायदा होता है बूस्ट टू बिजनेस। अब देखो दो कंपनी मिलकर अगर काम करे तो बिजनेस को बढ़ावा दे सकती है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकली इनोवेटिव प्रोडक्ट, हो सकता है जो दूसरी कंपनी है उसकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी हो, तो जो कंपनी उसमें विलय हो रही है उनको भी उस अच्छी टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सकता है। तीसरा, रिडक्शन इन ऑपरेशनल कॉस्ट, दो कंपनी अलग अलग अगर काम कर रही है तो उनको जो ऑपरेशनल कॉस्ट आ रहा है, अपने बिजनेस को चलाने का कॉस्ट ज्यादा आ रहा है, लेकिन दोनों कंपनी अगर मिल जाती है तो उनका कॉस्ट कुछ ना कुछ मिनिमाइज हो जाता है, उनका जो रिस्क है वो भी कुछ मिनिमाइज हो जाता है। बेटर डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ इन हायर प्रॉफिट, इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ बैड लोन, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो अगर कंपनी आपस में विलय करती हैं तो एक दूसरे के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को भी कंट्रोल कर सकती हैं।
बैड डेट जो होते हैं वो भी कम कर सकती है। न्यूअर अपॉर्चुनिटी फॉर कैपिटल जनरेशन, दिस विल लीड टू बेटर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अगर विलय होता है, बहुत ज्यादा अगर कंपनीज होती हैं और एक मालिक होता है तो चलाना काफी मुश्किल होता है। जैसे हमारी सरकार है और सरकार के पास अभी मान लो कि हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो सरकार को इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखना पड़ रहा है। हमारी जो आरबीआई है उसको भी काफी कंट्रोल करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे मर्जर एक्विजिशन करें, तो मैं प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मर्जर की बात कर रही हूँ, विलय की बात कर रही हूँ। प्राइवेटाइजेशन दूसरा टॉपिक है जिसको मैं आगे बताऊंगी। अगर हम विलय करके इनको 12 से 4 कर दें, तो 12 की जगह 4 बैंकों का कंट्रोल देखना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो दिस विल लीड टू बेटर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव बिहाइंड प्रपोज प्राइवेटाइजेशन, देखो जो बात बीच में चल रही थी जून में कि सरकार शायद प्राइवेटाइज भी कर सकती है, तो प्राइवेटाइजेशन से फायदा क्या है सरकार को, ये काफी डिबेट का टॉपिक है। प्राइवेटाइजेशन और नो प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके अपने अपने लाभ और हानि है, प्रॉस एंड कॉन्स को हम देखेंगे। सबसे पहले सरकार प्राइवेटाइजेशन अगर करती है तो क्यों करती है, सरकार को इससे क्या फायदा है? बिल्कुल फायदा है कि सरकार को पैसे मिलेंगे, सरकार को मनी अर्निंग होगी, ठीक है, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, सरकार को पैसे मिलेंगे, ठीक है, बढ़ जाएगी सरकार की मनी सप्लाई। मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग, सरकार जो अपने खर्चों को चलाने के लिए बाहर से ऋण लेती है, एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब आईएमएफ से ऋण लेना, वर्ल्ड बैंक से ऋण लेना, किसी और कंट्री से भी ऋण लेना, तो एक्सटर्नल बोरोइंग बाहर से जो सरकार उधार लेती है उस पर कम निर्भरता हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं बाह्य ऋण के स्रोतों पर कम निर्भरता। अब जब सरकार को खुद की कंपनियों कम निर्भरता, खुद की कंपनियों को प्राइवेटाइज करके अगर सरकार को पैसे मिल जा रहे हैं, तो उसी से सरकार अपना खर्च चला सकती है या अपना जो काम है उसको कर सकती है। और सरकार के खर्च क्या होते हैं, सरकार वेलफेयर का काम करती है, ठीक है, जो बजटरी घाटा होता है उस बजटरी घाटा को भी खत्म करने की कोशिश करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है प्राइवेटाइजेशन का, तो डाइवर्ट रिस्क टू प्राइवेट सेक्टर। ये भी एक पॉइंट कहा गया है रुद्रदत्त एंड सुंदरम की बुक में, ये पॉइंट मुझे मिला कि सरकार जो है प्राइवेटाइज इसलिए भी करना चाहती है कि किसी भी बिजनेस में रिस्क होता है, तो ये जब प्राइवेटाइज हो जाएगी कंपनी तो वो रिस्क प्राइवेट सेक्टर को चला जाएगा। अब देखो प्राइवेटाइजेशन किसको कहते हैं, निजीकरण की प्रक्रिया क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर आगे मैं आपको बताऊंगी कि निजीकरण क्यों नहीं करना चाहिए और डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। अगर मान लो सरकार के पास कोई कंपनी है, इस कंपनी का मैं नाम रख लूं भेल, भेल की बात करते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, भेल के 100 शेयर हैं। अगर सरकार 100 में से 40 शेयर किसी निजी कंपनी को देती है, उस कंपनी का मैं क्या नाम रखूं, कंपनी को मैं कह लेती हूँ भाई, चलो कोई भी निजी कंपनी का नाम रख लेते हैं, कोई भी निजी कंपनी है जिसको सरकार 100 में से 40 शेयर अपने बेचती है, तो इसको हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कहेंगे, ये हम कहेंगे विनिवेश, या इसको हम कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी 40 शेयर बेचने के बाद भी जो मालिकाना हक है, जो ओनरशिप है, वो सरकार के हाथ में ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं ना एक्विजिशन। एक्विजिशन नहीं किया, हमारा जो कंट्रोल है भेल पर सरकार का, वो सरकार का ही रहेगा, सरकार ने सिर्फ 40 शेयर अपने बेचे हैं। लेकिन सरकार अगर 51% शेयर बेच देती है निजी कंपनी के हाथ में, तो सरकार का जो मालिकाना हक है इस पर से खत्म होगा। 51% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा, तो जो भी लॉ एंड जो भी लॉ होगा, नियम कानून होगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा उसमें रखा जाएगा वैल्यू। तो अगर 51% से ऊपर की ओर शेयर को हम बेचने लगते हैं तो ओनरशिप चेंज होने लगती है। तो निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन हम तभी कहेंगे जब वहां पर चेंज ऑफ ओनरशिप होगा, मालिकाना हक जब बदलेगा। तो यहाँ पर ओनरशिप किसके पास थी, यहाँ पर ओनरशिप हमारे गवर्नमेंट के पास थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 100 में से 40 शेयर बेचे। लेकिन यहाँ पर ओनरशिप किसकी चली जाएगी, गवर्नमेंट के पास से ओनरशिप चली जाएगी प्राइवेट के पास, क्योंकि सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 51% से ज्यादा बेची है। 50% से ज्यादा चले गए तो 51% जो ओनरशिप है ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होने पे इसको हम कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन। सो डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस
ऑफ प्राइवेटाइजेशन। धीरे धीरे विनिवेश करते करते अगर सरकार 50% से ऊपर तक शेयर बेचती है तो ओनरशिप चेंज होने लगता है और हम कहते हैं कि यह निजीकरण की प्रक्रिया है। अब देखो निजीकरण पर अभी तक काम क्या हुआ। 1980 में ये सवाल उठाया जाने लगा था कि हमारे जो सरकारी क्षेत्र है, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, वो संरक्षण में अच्छा काम करते हैं लेकिन उनमें कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, वो प्रतियोगी नहीं है। तो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की हानि या लॉस लगातार बढ़ती चली जा रही थी। 80s की मैं बात करूं, उस वक्त विनिवेश पे बात किया गया और विनिवेश के लिए जो लॉजिक रखे गए, वो लॉजिक क्या रखे गए कि अगर विनिवेश होगा तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो जबरदस्ती के सरकारी उपक्रमों में लगे हुए हैं वो मुक्त हो जाएंगे। अब अगर हम धीरे धीरे विनिवेश करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी हमारे साथ आके काम करेगी तो कुछ वो अपने रिसोर्सेज भी लगाएगी, तो हमारे जो रिसोर्सेज उसमें ज्यादा लगे हुए हैं वो मुक्त हो जाएंगे। दूसरा सरकार का लॉजिक था कि सार्वजनिक ऋण में भी हम कमी कर सकेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से जो पैसे आएंगे उससे हम अपने पब्लिक डेट को भी, या सरकार ने जहां से भी उधार लिया है उसको सरकार रिपेमेंट कर पाएगी। तीसरा, व्यवसायिक रिस्क को हम निजी क्षेत्र के ऊपर डाल सकेंगे। 1991 लिबरलाइजेशन का फेज चल रहा था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये दौर था हमारा। एलपीजी का दौर हम देख रहे थे। तो इस वक्त जो औद्योगिक नीति थी उसने विनिवेश को मंजूरी दे दी, लेकिन उस वक्त विनिवेश की प्रक्रिया नहीं बनाई गई। किस तरीके से विनिवेश करना है, किन किन क्षेत्रों का विनिवेश करना है, इसकी अच्छी सी प्रक्रिया नहीं बनाई गई। तो विनिवेश पर जो पहली कमेटी आई, रंगराजन समिति की रिपोर्ट आई थी 1993 में, इन्होंने कहा सार्वजनिक उपक्रमों में 49% तक ही विनिवेश कीजिए। मतलब इन्होंने चेंज ऑफ ओनरशिप के लिए रोकने को कहा था कि अगर 51% अगर आप कर दोगे तो चेंज ऑफ ओनरशिप होने लगेगा, सार्वजनिक उपक्रम निजी उपक्रम में बदलने लगेंगे। और इन्होंने कहा था कि सामरिक महत्व के उपक्रमों को विनिवेश मत कीजिए। सामरिक महत्व के उपक्रम का मतलब क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी, जो हमारे देश के रक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारी आर्मी हो गई, न्यूक्लियर वेपन्स हो गए। कुल 74% तक ही विनिवेश कीजिए। अगर आप करते भी हो 50% से ऊपर तो 74% से ज्यादा नहीं कीजिए। इसके बाद पहली बार 16 मार्च 1999 को सरकार के द्वारा अपने उद्योगों को दो भागों में बांटा गया, स्ट्रैटेजिक एंड नॉन स्ट्रैटेजिक। जो अभी सरकार ने कहा है आत्मनिर्भर भारत के समय कि हम स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की एक नई सूची लेकर के आएंगे, तो ये जो सूची, पहली सूची बनी थी 1999 में, जब सरकार ने बोला कि भाई सामरिक महत्व के क्षेत्र क्या है और उसके अलावा और क्षेत्र कौन से हैं। स्ट्रैटेजिक क्षेत्र में रखा गया जो हमारे इंडिया के सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे सेना के हथियार से संबंधित, डिफेंस एयरक्राफ्ट से संबंधित, वॉरशिप, परमाणु ऊर्जा एवं रेलवे, इन सभी को कहा गया कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं। बजट 2001 के बाद पहली बार सरकार ने घोषणा की कि सामरिक महत्व वाले उद्योगों में भी अपनी हिस्सेदारी 26% तक वो कम कर सकती है। और इसमें यह भी कहा गया कि सरकार के अनुसार जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं, मतलब वो सरकारी उपक्रम जिनसे सरकार को घाटा हो रहा है, उनको ठीक करना जरूरी है, इसलिए विनिवेश करना है, विनिवेश की प्रक्रिया अपनानी है। बजट 2002-2003 इस वक्त कहा गया कि बहुत ही छोटी इकाइयों में निवेश कीजिए, जो छोटे छोटे सार्वजनिक उपक्रम है उनमें विनिवेश कीजिए। और इस वक्त ये भी देखा गया कि अधिकांश विनिवेश सरकार ने अपने वित्तीय घाटा को पूरा करने के लिए किया। ठीक है, विनिवेश नीति 2009, इसमें जो उपक्रम फायदे में चल रहे थे उनका भी विनिवेश किया गया। तो स्टूडेंट, एक बात इसमें देखने वाली ये है जो मैं बताऊं, अगर विनिवेश किया जाता है, दिस इज अगर हम कहते हैं कि भाई इसमें असेसमेंट क्या करना चाहिए, तो सरकार अगर विनिवेश करती भी है तो पहला सजेशन कि विनिवेश की जो राशि है, विनिवेश की राशि को उसी इकाई पर प्रयोग किया जाना चाहिए जिसका विनिवेश किया गया। अगर सरकार भेल का विनिवेश करती है तो उस विनिवेश से जो राशि आती है उसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को ठीक करने में लगानी चाहिए। दूसरा, कहा जा रहा है कि भाई अगर आप विनिवेश करते हो तो विनिवेश की राशि का मिसयूज नहीं कीजिए। अगर अपने बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए विनिवेश करते हैं तो ये विनिवेश अगर आप कर रहे हो तो ऐसे यूनिट का कीजिए जो आपको लॉस दे रहा है। अगर प्रॉफिट देने वाली, जिसको हम कहते हैं लाभ में चलने वाली, लाभ में चल रही इकाइयों का विनिवेश नहीं होना चाहिए।
तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि विनिवेश प्राइवेटाइजेशन और नो प्राइवेटाइजेशन। अगर सरकार प्राइवेटाइजेशन करती भी है या डिसइन्वेस्टमेंट कर भी रही है तो उससे जो पैसे आ रहे हैं उसको उसी इकाई के डेवलपमेंट पे लगाए, और अगर लाभ में चल रही पीएसयूज हैं तो उनका विनिवेश करने के पहले थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और स्टूडेंट, इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे मर्जर एंड एक्विजिशन की, पब्लिक सेक्टर बैंक को, ये तो हमने देखा कि भाई प्राइवेटाइज अगर कर दिया जाता है, प्राइवेटाइज अगर बैंक्स को कर दिया जाता है तो उसके भी बहुत प्रभाव देखे जाएंगे, कुछ पक्ष में भी होंगे कुछ विपक्ष में भी होंगे। पक्ष में प्रभाव देखे जाएंगे कि भाई अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो कार्य दक्षता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, लेकिन अगर आप प्राइवेटाइज कर देंगे बैंक को तो उससे क्या होगा कि जो नौकरियां मिलती हैं उस पर कुछ असर तो पक्का पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है। और जहां तक विलय की बात है तो ये जो विलय किया जाता है वो काफी हद तक ठीक है। अगर 12 बैंकों को विलय करके हम 4 बड़े बैंक बना लें तो सरकार को कंट्रोल करने में भी इजी रहेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो काफी अलग है। तो अगर मर्जर किया जा रहा है बैंक का, जो अभी तक 4 बड़े राउंड कर दिए गए हैं और मर्जर के बाद कुल मिलाकर के अभी 12 बैंक्स बचे हैं, जिनको कहा जा रहा है कि, ऐसा बोला जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत में भी बोला गया कि हम स्ट्रैटेजिक कंपनीज की हम एक अलग लिस्ट लाएंगे और उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। तो स्टूडेंट, ये पूरा डिस्कशन आपके एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसको मैंने काफी डिटेल में बताया है। मर्जर, एक्विजिशन, कंसोलिडेशन, ये पूछे जा सकते हैं, और ये कितने तरीके के होते हैं और इनमें क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का भी आइडिया आपको होना चाहिए, और अभी तक बैंकों के कितने विलय हुए हैं उसकी भी मैंने पूरी लिस्ट दे दी है। तो ये था पार्ट 2, और इसके अलावा भी अभी और भी सीरीज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, जिसको मैं लेकर के बिल्कुल शीघ्र आऊंगी। थैंक यू।